गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग लंबी छुट्टी के बाद। और ऑडियो भी मैंने चेक ही कर लिया, तो आई होप कि ऑडियो बढ़िया आ रहा है। वीडियो की फीड मेरे सामने है और आप लोगों की चैट भी सामने चल रही है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि छुट्टियां कैसी बीती। कहीं गलती से कुछ पढ़ाई तो नहीं कर ली छुट्टियों में? हाँ, ये होता है, बहुत लोगों से ये गलती हो जाती है कि छुट्टियों के दौरान भी काफी सघन पढ़ाई करते हैं। लेकिन खैर, मजाक छोड़िए। कहने का मतलब ये था कि छुट्टियों में थोड़ी पढ़ाई तो चल रही थी। हालांकि दुर्गा पूजा का टाइम था और इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में थोड़ा मेला और थोड़ी फेस्टिविटी तो रहती ही है। मेला बेशक ना लगे, जैसे दिल्ली में मेला नहीं लगते, लेकिन फिर भी माहौल में एक फेस्टिविटी रहती है। और जैसे जैसे आप ईस्ट में जाएंगे तो दुर्गा पूजा के साथ मेला भी एसोसिएटेड होता है और उन सब का भी आनंद लेना चाहिए। साल में एक बार आता है और ये हमारे कल्चर का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन एट द सेम टाइम जब मेले से घूम के आए तो थोड़ी पढ़ाई भी हो जानी चाहिए। तो आई होप कि कुछ चीजें आप लोगों ने रिवाइज की होंगी, थोड़ा सा चीजों को कंसोलिडेट किया होगा और अगली क्लास के लिए अब रेडी होंगे। सबसे पहले, चूंकि लंबा गैप हो गया है, हमारी पिछली क्लास फ्राइडे को हुई थी, तो लंबे गैप की वजह से एक जल्दी से 5 मिनट में हम लोग रिकैप करेंगे कि हमने किया क्या क्या है, और उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे अपने पूरे डिस्कशन को लेकर के। आज हमें एनर्जी का जो लास्ट वाला पड़ाव है, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, उसको कंप्लीट करना है ताकि एनर्जी का टॉपिक फिनिश हो जाए। सो आप सब लोग अच्छे से सेटल कर जाइए। सर, क्वालिटी कम करवाइए, मतलब पढ़ाने की क्वालिटी कम करनी है क्या? आप लोग कह रहे हैं क्वालिटी कम कराइए, तो मतलब पढ़ाने की क्वालिटी कैसे हम कम करेंगे? कम से कम इतने की तो जरूरत पड़ेगी। अच्छा, क्वालिटी 240 पे करना है, ओके। वो हम एक बार फिर से टीम को बोल देंगे कि वीडियो की मिनिमम क्वालिटी 240 का ऑप्शन सारे स्टूडेंट को रहेगा, ठीक है ना? तो जल्दी से अब हम लोग ये कर लें, एक रिकैप कर लें। चल, ठीक है ठीक है ठीक है, वो हम करा देंगे। दैट आई विल टॉक आज की क्लास के बाद। हम भी छुट्टियों के बाद आज ही से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, कल तक तो छुट्टियां ही थी। तो मैंने थोड़ी पढ़ाई की ड्यूरिंग दीज हॉलीडेज। मैंने थोड़ी पढ़ाई की, कुछ नोट्स बनाए, कुछ पुराने नोट्स को अपडेट किए आने वाली क्लासेस के लिए, जिसका जाहिर है कि आपको फायदा मिलेगा। इसी बैच के लिए मैंने चीजों को अपडेट किया है। तो बिफोर वी मूव एनी फर्दर, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग जो चीजें हमने क्लास 2 में की थी एनर्जी की, उसको हम लोग एक रिकैप करेंगे। तो क्लास 2 में हमने ये देखा था कि गैर हाइड्रोकार्बन में न्यूक्लियर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और नॉन कन्वेंशनल, ये तीनों आते हैं। नॉन कन्वेंशनल में सोलर, विंड, टाइडल और बायोमास को हम शामिल करते हैं। इंडिया में इसकी एपेक्स मिनिस्ट्री जो है उसको MNRE कहते हैं, मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। और यहाँ पे हिंदी में इसको कहते हैं नूतन एवं नवीकरणीय ऊर्जा का मंत्रालय, जो सौर के प्रोजेक्ट देखता है, विंड के प्रोजेक्ट को देखता है, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक को देखता है और बायोमास को देखता है। लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आज भी आता है। जल विद्युत की परियोजनाओं के बारे में हमने बात की थी कि कैसे हमारे देश में बहुत पहले से पर्यावरणीय प्रभावों की वजह से, एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से जल विद्युत की परियोजनाओं को छोटे और बड़े में क्लासिफाई हमने किया है। छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि उसकी आउटपुट 25 मेगावाट से कम की होगी। इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 25 मेगावाट से कम के जो प्रोजेक्ट होंगे, उन प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए जितना बड़ा रिजर्वॉयर बनाना होगा, उस रिजर्वॉयर को बनाने के लिए जितने लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है मैक्सिमम, और जितनी मैक्सिमम ट्रीज की कटाई हो सकती है, वो सब कहीं ना कहीं एक लिमिटेड दायरे में है। और इसको एनवायरमेंट के और सोशल के नजरिए से आप सस्टेनेबल के श्रेणी में रख सकते हैं। जितने लोग डिस्प्लेस होंगे उनके रिहैबिलिटेशन, उनके एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज का इंतजाम किया जा सकता है। जितने ट्रीज कटेंगे उनको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के प्रोजेक्ट के तहत कहीं और हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जब हम लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, उनके एनवायरमेंटल इंपैक्ट सिग्निफिकेंट होते हैं।
इस वजह से काफी वक्त तक सिंस इंडिपेंडेंस टिल डेट हमने लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल के अंदर नहीं रखा था, क्योंकि उसकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट ज्यादा होती है। कंट्री को इसकी जरूरत थी, इसलिए हमने लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जितने बनाने थे उतना हमने बनाने की कोशिश की। स्कोप आज भी है, लेकिन एनवायरमेंटल इंपैक्ट की वजह से हमारे अंदर अब एक हेजिटेशन सी आ गई है। हालांकि हमने इसको 2016-17 के आसपास इसको रीमॉडिफाई कर दिया था और हमने लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक को भी सस्टेनेबल सोर्सेज के अंदर रख दिया था। और कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट हमारा ये था कि ये सोर्सेज क्लीन हैं, ये सोर्सेज थोड़े से इन्वायरमेंट इंपैक्ट हैं, लेकिन उनको भी एक अच्छी प्लानिंग के साथ मैनेज किया जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ इंडिया में जितने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं सब के सब सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंडर आने लग गए हैं। जितने भी स्मॉल या लार्ज, आज भी स्मॉल और लार्ज के बीच क्लासिफिकेशन है, सो दैट कि किसको कितनी फंडिंग जाएगी, किसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस कितनी तेजी से दी जा सकती है, इसलिए स्मॉल और लार्ज का क्लासिफिकेशन आज भी है। लेकिन टू बी क्लियर, स्मॉल और लार्ज दोनों ही इंडिया में अब रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज में गिने जाते हैं। आई होप ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हमने देखा नॉन फॉसिल फ्यूल का कंट्रीब्यूशन। तो हम देखते हैं कि बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन 47 गीगावाट है, सोलर का 67 है, जो कि अगर हम पूरे के पूरे नॉन फॉसिल फ्यूल को देखें तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सोलर का है आज की डेट में। दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लार्ज हाइडल का है, तीसरा विंड का है 43 गीगावाट, बाकी छोटे हाइडल बायोमास वगैरह मिला करके 16 गीगावाट है। ये सब अगर हम मिला करके देखते हैं तो हमारे कंट्री में 173 गीगावाट रिन्यूएबल से आ रहा है। हमारा 2022 का जो टारगेट था वो था 175 गीगावाट के। लेकिन उस समय जब हमने टारगेट सेट किया था, हमने लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बगैर ये टारगेट को सोचा था। उस समय हमारी थिंकिंग ये थी कि सोलर 2022 तक 100 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी हासिल कर लेगा, जो अनफॉर्चुनेटली ये नहीं कर पाया। और हमने ये भी सोचा था कि विंड 60 गीगावाट की कैपेसिटी डेवलप कर लेगा, वो भी नहीं कर पाया। इन दोनों जगह थोड़ी शॉर्टफॉल रही। हालांकि हाइडल और बायोमास से हमें 15 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी की एक्सपेक्टेशन थी, दैट वी टच और दैट वी एक्सीडेड। तो अब थोड़ा सा हमने पॉलिसी लेवल पे चेंज करके जब इसको जोड़ लिया तो हम अपने टारगेट के काफी करीब आ गए कि 175 हमें टच करना था नॉन फॉसिल नॉन न्यूक्लियर से, एंड दैट इज समथिंग वी आर ऑलरेडी डूइंग। सो ये था कि हमारा जो टारगेट था 2022 के लिए, सोलर से 100 गीगावाट जो मैं बता रहा था, विंड से 60, बायोमास से 10, स्मॉल हाइडल से 15, तो 10 + 5 15 का टारगेट था। 16 यहां पे हमने हासिल किया, यहां पे 60 का टारगेट था, 43 हमने हासिल किया, यहां पे 100 का था, यहां पे हमने 67 हासिल किया। तो अगर ऐसे देखते तो शॉर्टफॉल, काफी बड़ा शॉर्टफॉल यहां पे हो जाता है। ये 110 गीगावाट हुआ और 110 गीगावाट में आप 16 और जोड़ लीजिए तो 126 गीगावाट हुआ। तो हमारे टोटल टारगेट से 49 गीगावाट हम पीछे चल रहे थे। अब आप सोचिए कि 49 गीगावाट पीछे चल रहे थे और उसमें 47 गीगावाट आप बड़े हाइडल का जोड़ दीजिए। सो ये पॉलिसी में बदलाव करके जब आप बड़े हाइडल को जोड़ देते हैं तब आप 49 गीगावाट अपने टारगेट से पीछे नहीं रहते, आप पीछे रहते हैं बस 2 गीगावाट की। 175 का टारगेट था और 173 हमने हासिल कर लिया। तो ये थी हमारी नॉन फॉसिल नॉन न्यूक्लियर फ्यूल की कंट्रीब्यूशन हमारे टारगेट के साथ कंपेयर करके हमने देखा। उसके बाद हमने अपनी पिछली क्लास में न्यूक्लियर एनर्जी के बेसिक्स की बात शुरू कर ली थी और हमने ये देखा था, क्योंकि इसके बाद कुछ बड़े इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियोस आ रहे हैं, तो हमने देखा था कि न्यूक्लियर एनर्जी से मतलब यह है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है। एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर एनर्जी होती है, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट।
लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो एनर्जी की सोर्स बन सके। लेकिन जब भी हम किसी एटम के न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दे आर हेल्ड टुगेदर, वो एक साथ रहते हैं न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ। और ये जो हमारे न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, ये न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जब हम किसी एटम के न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं या किसी दो एटम के न्यूक्लियाई को फ्यूज कराते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काफी बड़ी क्वांटिटी में एनर्जी को रिलीज करते हैं। और एनर्जी को रिलीज करने का इनका सीक्रेट ये है, पिछली क्लास में हमने किया था, कि बहुत छोटी क्वांटिटी में मास का लॉस होता है, द्रव्यमान का लॉस होता है। और वो जो द्रव्यमान का लॉस होता है वो E इज इक्वल टू mc² के फॉर्मूला से, रिलेटिविटी के फॉर्मूला से, वो पूरा का पूरा मास वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो चूंकि E इज इक्वल टू mc², E एनर्जी है, m मास है और c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और c का वैल्यू होता है क्या, 3 × 10⁸ ये है। तो आप लाइट के वेलोसिटी का स्क्वायर कर दीजिए और तब देखिए कि क्या होता है, काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, काफी ज्यादा हो जाता है। तो बहुत छोटे भी मास का जो लॉस होता है न्यूक्लियर रीअरेंजमेंट में, चाहे एक बड़ा न्यूक्लियस दो हिस्से में टूट जाए या दो छोटे न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज कर जाएं, तो इसमें जो मास रिलीज होती है, इसमें जो मास लॉस होती है, वो बहुत बड़े क्वांटिटी की ऊर्जा में, बहुत बड़े क्वांटिटी की एनर्जी में कन्वर्ट होती है। न्यूक्लियर फिजन के कंपैरिजन में मास का लॉस थोड़ा सा ज्यादा है न्यूक्लियर फ्यूजन के केस में, लेकिन वो थोड़े से ज्यादा को जब आप लाइट की वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में कम से कम 1000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कंपेयर टू न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन के कंपैरिजन में नाभिकीय फ्यूजन में, उनके संगलन में ज्यादा एनर्जी लिबरेट होती है। लेकिन अभी उस एनर्जी को हमने कंट्रोल करना सीखा नहीं है, इसलिए आज की डेट में दुनिया में जितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो सब के सब न्यूक्लियर फ्यूजन पे, नाभिकीय विखंडन पे चलने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी। एक विखंडन होता है, एक फ्यूजन होता है। फ्यूजन में दो छोटे न्यूक्लियस के फ्यूजन से एक बड़े न्यूक्लियस की उत्पत्ति होती है, और फिजन में एक बड़े न्यूक्लियाई के ब्रेकडाउन से दो छोटे न्यूक्लियाई उत्पन्न होते हैं। फिर हमने देखा कि इसका साइंटिफिक बेस क्या है। तो साइंटिफिक बेस में हमने देखा कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका एकमात्र अपवाद क्या है, वो है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, ये सारी बातें पिछली क्लास में हुई थी। तो ड्यूटेरियम और ट्रीटियम में 1 और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन होगा, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होगा। लेकिन बाकी जितने भी न्यूक्लियाई हैं जो अलग अलग एटम के, सब में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से एक साथ रहते हैं। पिछली क्लास में ये सवाल भी मैंने पूछा था कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं तो प्रोटॉन एक साथ इतने कम स्पेस में कैसे रहते हैं। उसका जवाब ये दिया था कि जब बहुत कम स्पेस होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की तुलना में न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बहुत भारी पड़ते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट ये जरूर कहता है कि प्रोटॉन को प्रोटॉन से रिपेल होना चाहिए। लेकिन उतने कम स्पेस में जहां पर न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एक्ट कर रहा है, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो प्रोटॉन को प्रोटॉन से अलग करने की प्रेरणा दे रहा है, उसका कोई वजूद ही नहीं रह जाता, और प्रोटॉन और उसके साथ न्यूट्रॉन सब मिल करके एक बड़े ही कंपैक्ट न्यूक्लियस को बिल्ड करते हैं। इसको जब भी आप ब्रेक करेंगे या दो न्यूक्लियाई को फ्यूज कराएंगे तो थोड़े क्वांटिटी में मास का लॉस होता है। तो हमने ये देखा कि नाभिकीय संरचना में किसी भी प्रकार का जब आप परिवर्तन करेंगे, चाहे फिजन से करेंगे या फ्यूजन से करेंगे, तो एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? लॉस ऑफ मास होता है इन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में फिजन या फ्यूजन में द्रव्यमान का दोष, मतलब द्रव्यमान का एक छोटी मात्रा में क्षय जरूर पाया जाता है। तो जो क्षय द्रव्यमान है, जो लॉस द्रव्यमान है,
वो एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाती है। और उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब इसी वजह से बेहद कम द्रव्यमान क्षय से भी बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्ग होता है। इंग्लिश में यहां पे ये था कि बहुत कम क्वांटिटी में enormous quantity of energy is released after even a very small mass defect। तो ये है हमारा पूरा का पूरा, ठीक है ना, ये है हमारा पूरा का पूरा, एक मिनट रुक जाइए, ये है हमारा पूरा का पूरा साइंटिफिक इसका बेसिस, ठीक है। और इसमें हम डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि पिछली क्लास में इसकी चर्चा हो गई थी, और पिछले क्लास में जितनी चर्चा हुई थी उससे ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। उससे डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन वो अननेसेसरी अपने आप को, मतलब आपको बोझिल करना हो जाएगा। तो इसलिए बस इतना, ये एक नोन फिनोमिनन है, ये एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है कि जब भी न्यूक्लियस में कोई भी रीएडजस्टमेंट होती है, फिजन या फ्यूजन, कोई भी रीएडजस्टमेंट होती है, तो इस रीएडजस्टमेंट के दौरान थोड़ी मात्रा में द्रव्यमान का क्षय होता ही है। मास डिफेक्ट जो है वो विखंडन की अभिक्रियाओं में अपेक्षाकृत कम होता है, स्मॉल इन फ्यूजन रिएक्शन एंड अ लिटिल मोर इन फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन जब उसको सी स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1000 टाइम्स ग्रेटर एनर्जी, 1000 टाइम्स अधिक ऊर्जा का उत्सर्ग यहां पर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल हमने देखा था विखंडन का, तो हमने देखा कि कैसे 92 यूरेनियम, जिसका एटॉमिक मास 235 है, वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के लिए उसको एक न्यूट्रॉन से हम हिट करते हैं। ऑलरेडी यूरेनियम का न्यूक्लियस बड़ा होता है, आप इसका एटॉमिक नंबर देखिए 92 होता है, तो 92 का मतलब है कि 92 तो प्रोटॉन ही है, लेकिन 92 प्रोटॉन के अलावा 47 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी हैं। तब जाकर के आपको ये नहीं कितना एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होगा, 8 प्लस 35, 43 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है। तो 92 प्लस 43 इतने न्यूट्रॉन हैं इसके पास, तो न्यूक्लियस काफी बड़ा है। इतने बड़े न्यूक्लियस में अपने आप ही एक इनस्टेबिलिटी होती है, एक अस्थिरता होती है, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, और बड़े आकार की वजह से जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा कम हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स की एक शर्त यह होती है कि जितने कम स्पेस में न्यूक्लियर फोर्स लगे, जितने कम स्पेस में न्यूक्लियर फोर्स लगे, उतना स्ट्रांगली वो अप्लाई होता है। यूरेनियम का न्यूक्लियस बड़ा है, और इस वजह से क्या होता है कि यूरेनियम के न्यूक्लियस में जब एक न्यूट्रॉन से हम प्रहार करते हैं तो यूरेनियम दो अलग अलग न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। एक न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है 56, जो कि एलिमेंट बेरियम को सूचित करता है, और एक का है 36, जो कि एलिमेंट क्रिप्टन को सूचित करता है। अगर हम मास को देखें तो मास भी कायदे से कंजर्व्ड है। कैसे कंजर्व्ड है आप देख सकते हैं इसको, कि यहां पे बेरियम का मास 141 है, क्रिप्टन का मास 92 है, और 3 प्रोटॉन यहां से निकल रहे हैं, ठीक है, सॉरी 3 न्यूट्रॉन यहां से निकल रहे हैं। अब अगर सारे मास को आप टोटल कर लें, सारे मास को आप टोटल कर लें तो एग्जैक्टली 236 होगा। इस तरफ भी 236 मास है, 235 प्लस 1, और ये भी एग्जैक्टली 236 पर आकर के रुकेगा। राइट, तो ये है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, और ये वो अभिक्रिया है जो कि दुनिया के अधिकतर न्यूक्लियर रिएक्टर में चल रहा है। यही वो अभिक्रिया है जो दुनिया के अधिकतर न्यूक्लियर रिएक्टर में यह अभिक्रिया चल रही है। आप लोग आपस में प्लीज चैट करना बंद करें। अभी मेरा ध्यान गया है और आप लोग आपस में काफी अग्रेसिवली चैट कर रहे हैं। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्लास को छोड़ करके और लॉग आउट कर जाएं, लेकिन क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, ना तो मुझे और ना उन लोगों को जो मेरे साथ सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। प्लीज स्टॉप चैटिंग, और अदरवाइज मैं चैट को ऑफ करवा देता हूं इस बचे हुए क्लास के लिए। चलो,
ये हो गया एटॉमिक फिजन का रिएक्शन, और अब दूसरा है एटॉमिक फ्यूजन का रिएक्शन। एटॉमिक फ्यूजन में हम ये देखते हैं कि दो न्यूक्लियाई, एक ड्यूटेरियम जो हाइड्रोजन जिसमें एक प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास 2 है क्योंकि इसमें एक न्यूट्रॉन भी है, और ये ट्रीटियम जिसका एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि प्रोटॉन तो एक ही है लेकिन इसका मास 3 है क्योंकि दो न्यूट्रॉन है। तो इन दोनों को अगर आप मर्ज कराते हैं तो हीलियम का न्यूक्लियस बनता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है क्योंकि दो ही प्रोटॉन है, लेकिन जिसका मास है 4 क्योंकि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो एक न्यूट्रॉन यहां से रिलीज हो जाता है, राइट। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है ये है न्यूक्लियर फ्यूजन की अभिक्रिया। यहां तक हमने पिछली क्लास में सीखा था और अब इसके बाद हम लोग बाकी के न्यूक्लियर एनर्जी के टॉपिक को करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आज हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग एक दो तीन वीडियोस के जरिए हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। वहां पे लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आज एक नोट्स का पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर के काम करने के तरीके पे काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपके माइंड में वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है और इंडिया इन 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में आज की डेट में कौन से स्टेज पर मौजूद है। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में देखेंगे, जिसके बाद हमारा न्यूक्लियर सेक्टर ही नहीं खत्म होगा बल्कि एनर्जी सेक्टर खत्म होगा। अब कुछ इंटरेस्टिंग वाले वीडियोज आ रहे हैं तो अब थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाएं। सर आज लिखना नहीं है? नहीं नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है? अभी तो हम लोग पिछली क्लास को रिपीट कर रहे थे तो उसमें नहीं लिखना था। अब आप रुक जाएं। कई वीडियोज हैं तो एक एक करके ही हमें देखना पड़ेगा। जो सबसे पहले वाला वीडियो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बीच का डिफरेंस बताता है। पहले इसको हम लोग देख लें। ये हमारा वीडियो है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बीच के डिफरेंस वाला, ठीक है। तो एक तरफ फिजन है जिसमें काफी सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, दूसरा फ्यूजन है जहां पे वेस्ट प्रोडक्ट लगभग नील के बराबर है। पहले इस वीडियो को देखते हैं। मैं चाहता हूं कि इसका ऑडियो फीड भी आपको मिले, तो एक सेकंड आप मुझे दे दें कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे माइक को भी अगर इसके साथ, चलो अपने ही माइक नहीं, अपना माइक देने पे फिर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। एक मिनट रुको, मैं दूसरे माइक से इसको कनेक्ट करता हूं। एक मिनट रुक जाओ, मैं दूसरा माइक मंगा रहा हूं। वीडियो क्वालिटी को लेकर के मैंने बात कर ली है और हम आज जरूर से एक बार टीम को यह बात सूचित कर देंगे। बस एक मिनट रुक जाइए, मैं दूसरे माइक को मंगा रहा हूं। दूसरा माइक दो मुझे ला करके। चलो अगर इस बीच कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लो जब तक दूसरे वाला माइक आ रहा है। सर रिएक्शन बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, सीखना होगा हमें। अरे याद कर लो, एक ही दो रिएक्शन है, एक ये वाला रिएक्शन है, एक दूसरे वाला रिएक्शन है। याद कर लो और छुट्टी पा लो। दे दो।
चलो ठीक है, हो गया। कि ये होगा नहीं। अब मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारा वीडियो है न्यूक्लियर फिजन वर्सेस फ्यूजन पे, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कम रिलीज होती है, और फ्यूजन में कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये दोनों ही प्रोसेसेस हैं जो एटम से एनर्जी को रिलीज करती हैं। ये रहा हमारा फिजन। एक न्यूट्रॉन ने एक न्यूक्लियस को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। एक न्यूट्रॉन ने एक न्यूक्लियस को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, और यहां पर क्या हो रहा है कि दो न्यूक्लियाई फ्यूज करके एक बड़े न्यूक्लियस को बना रहे हैं। इसमें यूरेनियम और प्लूटोनियम फ्यूल है, इसमें हाइड्रोजन फ्यूल है। बाई प्रोडक्ट अगर आप देखो तो बाई प्रोडक्ट यहां पर यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल है। जो यूज्ड न्यूक्लियर फ्यूल है वो एक प्रॉब्लमैटिक बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि उसके डिस्पोजल में प्रॉब्लम आती है। न्यूक्लियर फ्यूल का डिस्पोजल अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इसलिए न्यूक्लियर फ्यूल का डिस्पोजल अपने आप में प्रॉब्लम है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल भी रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिविटी से किसी भी ह्यूमन का एक्सपोजर हो तो कई तरह के डिजीजेज हो सकते हैं। सबसे पहले सीरियस डिजीज की बात करें तो कैंसर, और अगर हल्के फुल्के डिजीजेस की बात करें तो स्किन बर्न, आई साइट पर बहुत बुरा असर वगैरह ये हो सकता है। उसके अलावा हमारी सॉइल कंटामिनेट हो सकती है, और सॉइल के कंटामिनेशन की वजह से उसका एक और आउटकम ये होता है कि जो हमारे फल सब्जी ग्रो होते हैं वो फल सब्जी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को कंटेन करने लगते हैं। उसको हम कंज्यूम करेंगे तो अननेसेसरली हमारे बॉडी में भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जाते हैं, और उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे बॉडी पे दिखते हैं, इंक्लूडिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर। तो ये सारे प्रॉब्लम हैं एक फिजन रिएक्शन के साथ। इसीलिए वर्ल्ड में कोई भी कंट्री जब फिजन रिएक्शन पर बेस्ड अपना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बनाती है तो उसको न्यूक्लियर वेस्ट के डिस्पोजल के बहुत ही सॉलिड इंतजाम करने पड़ते हैं। ऑन दी अदर हैंड अभी हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करने का टेक्नोलॉजी है नहीं, और जब मैं कह रहा हूं हमारे पास तो पूरी ह्यूमैनिटी के पास न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। उस पर काम चल रहा है जिसको हम आइटर का नाम देते हैं, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। लेकिन अभी तक न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पे फ्यूजन को हम कंट्रोल कर सकें वो अभी तक बिल्ड हुआ ही नहीं है। तो वो एक लिमिटेशन तो है, और उस लिमिटेशन के साथ हमें जीना पड़ेगा अभी। ओके, लेकिन जब हो जाए तो जो मैं पिछली क्लास में कह रहा था कि वर्ल्ड की एनर्जी की पूरी प्रॉब्लम अचानक से सॉल्व हो जाएगी। फिर ना तो आप बैटरी टेक्नोलॉजी को देखेंगे, ना आप हाइड्रोजन को देखेंगे, ना किसी रिन्यूएबल को देखेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन कैन सॉल्व द एनर्जी प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट एट लीस्ट 10,000 ईयर्स। आप सोच के देखो। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। यहाँ पे हीलियम है जो कि इनर्ट गैस है। आप इस हीलियम को बैलून में भर के बच्चों को गुब्बारे बेचिए। ये अंडर डेवलप्ड है और ये एनर्जी प्रोडक्शन में कायदे से यूज हो रहा है। अगर आप ये देखो तो 1 मिलियन टाइम्स ग्रेटर देन अदर एनर्जी रिसोर्सेज है ये।
इसको थोड़ा सा पीछे कर रहा हूं मैं। सो एक तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा दूसरे वीडियोस पर जाते हैं। दो वीडियोस हैं लगभग 4-4 मिनट के, सो दैट कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के वर्किंग को अच्छे से समझ जाएं। साउंड कर दूंगा, ठीक है। ये एक मिनट रुक जाए आप। पहले हम फर्स्ट वीडियो पे जा रहे हैं। अगर हम इस ये वाला ये रिएक्टर है हमारा। ये यहाँ पे 235 होता है। रिएक्टर में फ्यूल ब्रॉथ होता है के चालू कर टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाए और उस रॉड से हीट लेने का काम कौन करता है? तो आपके चारों तरफ या तो प्रेशराइज्ड वाटर है या हेवी वाटर है, तो रॉड से हीट को लेने का काम करती है। अब वो वाटर हो जाता है। वाटर को बॉयल करने से रोकने के लिए काफी हाई प्रेशर मेंटेन किया जाता है ताकि वाटर बॉयल ना करे और वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाए। अगर वाटर को बॉयल करने नहीं दे, बॉयल करने देंगे तो वाटर का टेम्परेचर, तो इसलिए हम वाटर बॉयल करने से रोकते हैं और हाई होता चला जाता है। लेकिन इस वाटर और वो प्रॉब्लम
कि वाटर बन चुका है रेडियो एक्टिव। क्यों? क्योंकि ये वाटर डायरेक्टली न्यूक्लियर फ्यूल रॉड के संपर्क में था। तो न्यूक्लियर फ्यूल रॉड में जब न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा था, उसकी वजह से जो न्यूट्रॉन वगैरह रिलीज हो रहे थे वो इस वाटर में जा रहे थे, जिसकी वजह से ये वाटर हमारा रेडियो एक्टिव हो चुका है। इस वाटर की अच्छी बात यह है कि ये वाटर बहुत ही ज्यादा गर्म है, जिससे कि आगे हम स्टीम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इस वाटर की पूरी बात यह है कि ये वाटर रेडियो एक्टिव। वाटर को हम कभी भी बाहर नहीं निकलने देते। फिर से आप और आप कदम जाके किसी को ये पानी दे, आप इस वजह से चाय पीने वाली कप में एक्सटेंडर दिया जाता है। आ रहा है तो कूल वाटर, अब ये हमारा कूल वाटर उबलने लगेगा। क्या? तो ये स्टीम ऑफ प्रेफरेंस। जोड़ दिया किससे? अल्टरनेटर से जोड़ दिया। टरबाइन के मूवमेंट किससे जोड़ दिया? कभी डीजल का जनरेटर, डीजल चालू
अभी ऑडियो आ रही है? ऑडियो आ रही है अभी? आप लोग का चैट नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। एक मिनट रुक जाए, मैं देख रहा हूं। आप लोगों को मेरी ऑडियो मिल रही है? क्योंकि आपका चैट नहीं चल रहा। एक सेकंड रुक जाए प्लीज। पता नहीं कॉल आ रहा है मुझे। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली सपोर्ट टीम से मुझे बार बार कॉल आ रहा है। ऑडियो ठीक है? चलो आई थिंक कि ऑडियो अब ठीक है। राइट, चलो। आई डोंट नो कैसे थोड़ी देर के लिए ऑडियो चला गया था, बट अब मुझे लग रहा है कि ऑडियो आ चुका है। अब आप लोगों का चैट नहीं आ रहा मेरे पास। एक मिनट रुकिए। मैं एक बार कंफर्म ही कर लूं। 10 मिनट से नो साउंड। अभी आ रही है। ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। ऑडियो ठीक ठाक आ रही है। अब थोड़ा सा बीच में डिसरप्शन हो गया। शुरू करते हैं। तो देखो, तो मैं एक बार फिर से बिगनिंग से समझा देता हूं कि यहां पे जब रिएक्शन चल रहा है हमारा, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट हो रही है। और ये हीट कौन कैप्चर कर रहा है? तो ये हीट कैप्चर कर रहा है फ्यूल रॉड के बाहर जो वाटर है, वो कैप्चर कर रहा है। ठीक है, फ्यूल रॉड के बाहर जो वाटर है वो इस हीट को कैप्चर कर रहा है। और वो कैप्चर करके ये वाटर खुद बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है। लेकिन इस वाटर के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि ये वाटर जो है रेडियो एक्टिव हो चुका है। फ्यूल रॉड से निकले हुए न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर रहा है और उसकी वजह से ये वाटर क्या हो गया है? ये वाटर रेडियो एक्टिव हो चुका है। अब यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा कि इस वाटर को हमें कंटेन करना पड़ेगा। कंटेन का मतलब कि ये वाटर बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये न्यूक्लियर कंटामिनेशन कॉज करेगा, न्यूक्लियर प्रदूषण कॉज करेगा। तो इसलिए इस वाटर को कंटेन करने के लिए इस वाटर को सिर्फ हम एक कॉपर के पाइप में सर्कुलेट करते हैं। तो ये वाटर यहां से निकला, ऐसे गया, आया। अब इस प्रोसेस में कॉपर की पाइप बहुत ज्यादा गर्म हो गई। कॉपर की पाइप के बाहर हमने कूल वाटर का फ्लो बनाए रखा है। कूल वाटर इस कॉपर पाइप के टच में आता है और कॉपर पाइप इतना ज्यादा हीट हो चुका है कि वो कूल वाटर बॉयल करने लगता है। कूल वाटर के बॉयल करने से स्टीम बनता है। स्टीम को प्रेशराइज करके हम ये टरबाइन चला रहे हैं और टरबाइन को हमने जोड़ा हुआ है ऑल्टरनेटर से, जिससे कि अब इलेक्ट्रिसिटी बनती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि डीजल जनरेटर में बिजली बनती है। डीजल की वजह से उसका मोटर चलता है और मोटर को हमने कनेक्ट किया हुआ है ऑल्टरनेटर से, और ऑल्टरनेटर जो है वो बना रहा है इलेक्ट्रिसिटी।
और यहां पर टरबाइन को कौन मूव कर रहा है? तो स्टीम। स्टीम कहां से आया? बॉइलिंग वाटर से। वाटर कैसे बॉयल हुआ? बहुत हॉट कॉपर पाइप के संपर्क में आने से। कॉपर पाइप कैसे हॉट हुआ? बहुत हॉट वाटर के संपर्क में आने से। ये वाला हॉट वाटर कैसे हॉट हुआ? न्यूक्लियर रॉड के संपर्क में आने से, जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन चल रहा। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट काम करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट और कोल पावर प्लांट में यह समानता है कि दोनों ही वाटर को बॉयल करके स्टीम बनाते हैं। स्टीम से टरबाइन चलता है। टरबाइन ऑल्टरनेटर से कनेक्ट होता है, जिससे कि करंट बनता है। ये न्यूक्लियर और कोल दोनों में है। लेकिन कोल में कोल को बर्न करके हम वाटर को बॉयल करते हैं। यहां पे हम न्यूक्लियर फिजन को करके वाटर को सुपर हॉट करते हैं, लेकिन वाटर को प्रेशराइज करके पहले बॉयल करने से बचाते हैं। उस वाटर को हम कॉपर के पाइप में मूव करते हैं और कॉपर के पाइप को इतना हॉट होने देते हैं जिससे कि कूल वाटर अगर कॉपर के पाइप से गुजरे तो ये बॉयल करने लगे और स्टीम बना दे। ये स्टीम प्रेशराइज करके टरबाइन की तरफ भेजते हैं। टरबाइन का फैन चलता है जो कि ऑल्टरनेटर से कनेक्टेड है और इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। ये पूरा का पूरा है। अब ये स्टीम का क्या होगा? ये जो हमारा स्टीम बना, ये स्टीम का क्या होगा? इस स्टीम को कूल करते हैं। ठीक है, तो एक कूलेंट टावर है। स्टीम को कूल किए, वाटर बन गया। फिर वाटर गया वापस इस कॉपर पाइप के पास, जहां से फिर ये बॉयल होगा, फिर स्टीम बनेगा, फिर टरबाइन को चलेगा, फिर कूल होकर वाटर बन के वापस जाएगा। तो ये वाटर का साइकिल चल रहा होता है। तो वाटर का जो प्राइमरी साइकिल है वो ये है, जो रेडियो एक्टिव वाटर ऐसे जा रहा है, ये प्राइमरी साइकिल है। वाटर का ये सेकेंडरी साइकिल है, जो कभी भी रेडियो एक्टिव नहीं होता। कूल वाटर है, स्टीम बना, आगे जाके फिर कूलिंग हुई उसकी, फिर आया कूल वाटर बन के, फिर ये स्टीम बना और ऐसे टरबाइन चलता रहता है। तो ये है बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिजन का। ठीक है, अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये पिक्चर हमारा मोर और लेस क्लियर हो गया है। ठीक है, साउंड इशू अभी भी आप कह रहे हैं? स्टार्टिंग से ही तो बताया। एक ही चीज को फिर से अभी तो ऑडियो ठीक ठाक आ रही है। मैं तो चलो थोड़ा सा ऑडियो ऑन ही कर लेता हूं मैं। अभी तो चलो, अब ये वीडियो आप लोग दोबारा देखो सो दैट कि अब चीजें क्लियर हो। ठीक है, अब हमारा वीडियो शुरू होता है। तो ये है हमारा रिएक्टर का प्रेशर वेसल। अब यहां पे आप देखोगे कि फ्यूल रॉड को असेंबल किया गया है और ये फ्यूल रॉड में ये देखो एक फ्यूल रॉड का स्टिक है जिसमें छोटे छोटे यूरेनियम के पेलेट बिछाए गए हैं। ये देखो यूरेनियम के पेलेट हैं, ये यूरेनियम के पेलेट ये इस तरह से बिछाए गए हैं। ये फ्यूल पेलेट है, तो इसको ऐसे लाइन से लगा दिया गया है जो कि एक एक करके न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शन के थ्रू ये गुजरेगा। अब ये देखो, ये वाटर है इसके चारों तरफ, और जब न्यूक्लियर रिएक्शन चलता है तो ये वाटर बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाएगा। अब देखो ये वाटर का कलर थोड़ा सा बदलते हुए दिखाया जा रहा है। प्रेशराइजर है जो इसको प्रेशराइज करेगा और बॉयल होने से रोकेगा। ये प्रेशराइजर है जो इसको बॉयल होने से रोकेगा। ये पंप है और ये है हमारा हीट एक्सचेंजर कि ये सुपर हॉट वाटर, ये देखो ये कॉपर के कॉइल से होके गुजरेगा हमारा सुपर हॉट वाटर, लेकिन ये कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। यहां से वाटर ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा।
इसकी वजह से हमारे ये कॉपर का कॉइल बहुत हॉट होगा, और इसके बाहर देखो ये एकदम हॉट हो गया, रेड सा दिख रहा है अब। और इसके बाहर जो वाटर होगा, इसके संपर्क में जो वाटर आएगा वो वाटर बॉयल होने लगेगा। देखो इसके संपर्क में बाहर से जो वाटर आएगा, ये देखो बॉयल होने लग गया। बॉयल होने से स्टीम बनी, ये देख रहे हो स्टीम बन रहा है। बॉयल होने से स्टीम बना, स्टीम अब ऊपर की तरफ गया, स्टीम अब प्रेशराइज होगा, और उससे चला क्या, टरबाइन, देख रहे हो। और टरबाइन कनेक्टेड है किससे, अल्टरनेटर से। और यहां से इलेक्ट्रिसिटी बन गई। और वो जो स्टीम था, अब स्टीम को कूल करके वापस भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा सेटअप है। और स्टीम को कूल करने के लिए आसपास की नदी से हम पानी लेते हैं और स्टीम को कूल करके वापस फिर हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं। ये प्राइमरी सर्किट है, रेडियो एक्टिव वाटर जा रहा है और आ रहा है। ये रेडियो एक्टिव है, ये कभी भी एस्केप नहीं करेगा। ये सेकेंडरी सर्किट है, कूल वाटर आया, स्टीम बनकर इधर गया, टरबाइन को चलाया। और ये टर्शरी सर्किट है, ये बाहर का वाटर आया और इसको कूल करता है। इस वीडियो को एक बार आप खुद से अब दोबारा देख लीजिए, सो दैट कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, ये 4 मिनट का वीडियो है, इसको अब दोबारा बिना स्टॉप किए हम लोग देखते हैं, सो दैट कि आप लोग इसको लेकर के क्लियर रहें। ये सेम वीडियो है, लेकिन इसको एक बार इसको दोबारा देख लीजिए। ये टरबाइन बिल्डिंग है जहां टरबाइन चल रही है। ये हमारा कंटेनमेंट टावर है जहां पे हमारा रिएक्टर है। हॉट वाटर से कॉपर मेल्ट नहीं होगा, नहीं उतना भी हॉट नहीं होता कि कॉपर मेल्ट हो जाए। ये हमारा कूलिंग टावर है जहां पे सेकेंडरी सर्किट का पानी कूल होगा। 4 मिनट वीडियो में वॉइस नहीं थी, वीडियो में वॉइस नहीं है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वीडियो अमेरिकन इंग्लिश में एक्सप्लेन्ड है, इसलिए इसको म्यूट किया हुआ है। वीडियो की ऑडियो नहीं मिलेगी, मेरी ऑडियो से काम चलाना पड़ेगा। हमारे यहां बहुत बड़ा प्लांट है नरोड़ा में, बिल्कुल सही शिवानी, नरोड़ा में एक अच्छा खासा न्यूक्लियर प्लांट है। ये देखो रिएक्टर का प्रेशर वेसल है जहां पे फ्यूल के रॉड हैं, ठीक है, और इसके बाहर वाटर होता है। फ्यूल रॉड के बाहर वाटर होता है। ये फ्यूल रॉड दिखाया जा रहा है कि कई सारे रॉड का बंडल है और उसमें से एक रॉड के अंदर कई सारे फ्यूल के पेलेट होते हैं। ठीक है, ये फ्यूल का पेलेट है, यूरेनियम है। अब देखो ये वाटर आया, ये वाटर है, ये वाटर बहुत हॉट होगा, लेकिन इस वाटर को बॉयल होने से रोका जाता है। बॉयल होने से रोकने के लिए इसको प्रेशर देना पड़ेगा, और प्रेशर कहां से आता है, इस पंप से आता है। यह है प्रेशराइजर। प्रेशराइजर इसको इतना प्रेशर देगा कि ये बॉयल नहीं होगा ये वाटर, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है ये वाटर, और रेडियो एक्टिव भी है, इसलिए इस वाटर को हम लोग कॉपर कॉइल में ही सर्कुलेट करेंगे, बाहर नहीं जाने देंगे। ये कॉपर कॉइल है, छोटे छोटे कॉइल इसमें बने हुए, वाटर ऐसे एंटर करेगा, ऐसे वापस आएगा। और ये देखो जब वाटर ऐसे बॉयल हुआ, राइट, वाटर जब ऐसे सर्कुलेट हुआ तो इसके बाहर जो कूल वाटर रहेगा
वो बॉयल होने लग जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉइल होते हैं, ये देखो बहुत सारे कॉइल हैं, और ये हीट एक्सचेंजर में होता है। कॉइल के अंदर बहुत हॉट वाटर है जिससे ये कॉइल बहुत गर्म है, और कॉइल के बाहर जो ये वाटर है, अब ये रेडियो एक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसका डायरेक्ट उस वाटर पे कोई संपर्क नहीं हुआ। ये बॉयल होने लग गया और ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया। और उस स्टीम से हमारा टरबाइन चला, और टरबाइन यहां पे ऑल्टरनेटर से कनेक्टेड है जो कि करंट बनाएगा। ये देखो ये हीट एक्सचेंजर है, ये रिएक्टर है, रिएक्टर का पानी रेडियो एक्टिव होगा, हीट एक्सचेंजर में बाहर वाला पानी नॉर्मल होगा, और उस स्टीम को कूल करने के लिए जो तीसरा सर्किट आएगा वो भी नॉर्मल पानी होगा। प्राइमरी सर्किट रेडियो एक्टिव वाटर, हीट एक्सचेंजर से टरबाइन तक का सेकेंडरी सर्किट नॉर्मल वाटर, जो वाटर से स्टीम और फिर कूल होकर के वाटर बनता है, और कूल करने के लिए जो वाटर आया वो तीसरा सर्किट है, आसपास के रिवर वगैरह से लेते हैं जो कि इसको कूल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ऐसे करता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क। ठीक है, ऐसे करता है। नोट्स में इस पूरे प्रोसेस को मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जो स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन अगर आप इस पूरे प्रोसेस को देखें तो प्रोसेस थोड़ा सा ऐसे है कि सबसे पहले रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होगा, जिससे कि फ्यूल रॉड के बाहर जो कूलिंग वाटर है वो काफी गर्म होगा। उसको बॉयल करने से हम रोकते हैं। बॉयल करने से रोकने के लिए उसको हम हाई प्रेशर देते हैं। हाई प्रेशर से वो बॉयल नहीं होता, और उसको प्राइमरी सर्किट के कॉपर कॉइल से हम मूव करते हैं। कॉपर कॉइल इतना ज्यादा हीट हो जाता है कि उसके बाहर जो सेकेंडरी सर्किट का वाटर होता है वो आकर के बॉयल होता है, जिससे कि स्टीम बनता है। स्टीम को प्रेशराइज करके टरबाइन के डायरेक्शन में भेजा जाता है, जिससे कि टरबाइन चलता है। टरबाइन ऑल्टरनेटर से कनेक्टेड होता है, जिससे कि करंट आता है। अब स्टीम को कूल करके फिर नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। स्टीम को कूल करने के लिए तीसरे सर्किट का पानी लाया जाता है, जो आसपास के नॉर्मली रिवर से या इवन समुद्र से भी आप ले सकते हैं। राइट, बस वो पानी ही चाहिए जिसका टेम्परेचर कम हो, वो ऐसे आएगा और पाइप से इसको कूल करके चला जाएगा। और जो कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर से थोड़ा सा स्टीम वगैरह निकलता रहेगा, बस इतना ही होता है, बस इतना ही होता है। तो कूलिंग टावर से थोड़ा स्टीम निकला, और जो बचा हुआ पानी था जो नदी या समुद्र से आपने लिया था, वो पानी भी थोड़ा गर्म हो जाता है, क्योंकि ये स्टीम को ठंडा कर रहा है। तो इस प्रोसेस में वो पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसको नदी में या समुद्र में रिलीज कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास जो नदी या समुद्री इलाका होता है, वहां पे मछलियां कम हो जाती हैं, क्योंकि वहां पे बार बार हॉट वाटर रिलीज किया जाता है, और वो हॉट वाटर की वजह से मछलियों की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से मछलियां धीरे धीरे उस एरिया में रहना बंद कर देती हैं। तो आप देखेंगे कि जब भी किसी तटीय इलाके में न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रपोजल आता है, तो जो लोकल फिशिंग कम्युनिटी है, जो लोग मछली पकड़ के अपना जिंदगी चला रहे हैं, उनके तरफ से बहुत ज्यादा इस पे प्रोटेस्ट होता है। प्रोटेस्ट का रीजन क्या है कि अब उनको मछली पकड़ने के लिए थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा रिवर में, या थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि किनारे पे बार बार हम टर्सरी सर्किट का हॉट वाटर रिलीज कर रहे हैं। इसकी वजह से किनारे के आसपास के मछलियों का पॉपुलेशन खत्म हो जाता है, मछलियां उस इलाके को अवॉइड करना सीख जाती हैं। तो जैतापुर महाराष्ट्र में जो एक फ्रेंच कोलैबोरेशन से एक पावर प्लांट अप्रूव हुआ था, वो अभी तक लोकल लोगों के प्रोटेस्ट का शिकार है। इसी तरह से तमिलनाडु में जो कुडनकुलम का पावर प्लांट है, जो इंडिया का अभी तक का सबसे मॉडर्न पावर प्लांट है और बड़ा भी पावर प्लांट है, कुडनकुलम को भी अपने कमीशनिंग के पहले, कमीशनिंग का मतलब है सेवा में आने के पहले, स्थानीय समुदाय से बहुत ही जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था कुडनकुलम को भी। तो ये एक्चुअली होता है
कि आसपास की मछलियां भाग जाती हैं। और फिर इन मछुआरे समुदायों का जो सपोर्ट करने वाली जो इन्वायरमेंटल एनजीओ वगैरह होती हैं, वो और भी घी में आग डालने का काम करती हैं कि वो न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बारे में और न्यूक्लियर रिस्क के बारे में फिर धीरे धीरे लोगों को कन्विंस करती है। लोगों को लगता है कि हमारी जान की तो कोई कीमत नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत ही प्रूवन टेक्नोलॉजी है। और आज तक एक ही न्यूक्लियर एक्सीडेंट की मिसाल मिलती है। अक्सर लोग फुकुशिमा को याद करते हैं कि फुकुशिमा में एक्सीडेंट हुआ था। फुकुशिमा में एक्सीडेंट हुआ नहीं था, हो सकता था, लेकिन सेफ्टी के मेजर्स ऐसे थे कि फुकुशिमा के न्यूक्लियर डिजास्टर को बचा लिया गया था। और वो बहुत मैसिव अर्थक्वेक के बाद की बात है। एक ही न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था जो कि हुई थी चेरनोबिल में। चेरनोबिल पे बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी है जो कि आप कभी देख सकते हैं अगर आपको टाइम मिले। तो चेरनोबिल में न्यूक्लियर का मेल्टडाउन हुआ था और बहुत बड़ी क्वांटिटी में रेडिएशन रिलीज हुई थी उस पावर प्लांट से, और उस रेडिएशन की वजह से यूरोप के बहुत बड़े इलाके में रेडियो एक्टिविटी फैल गई थी। सॉइल का कंटामिनेशन हुआ, वाटर का कंटामिनेशन हुआ, कुछ हद तक एयर का कंटामिनेशन हुआ, और लोगों के अंदर वो डर बैठ गया कि हम न्यूक्लियर रेडिएशन से और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से एक्सपोज हो गए हैं और हमें नहीं पता कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। वो रशिया के मिसमैनेजमेंट की वजह से वो चेरनोबिल की डिजास्टर हुई थी। इस पावर प्लांट को, जो कि इतना बड़ा पावर प्लांट था, लेकिन इसका मैनेजमेंट थोड़ा सा हिला हुआ था, टू से द लीस्ट। अगर आप डॉक्यूमेंट्री कभी देखेंगे चेरनोबिल पे, 1984 की घटना है, तो आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि हुआ क्या था चेरनोबिल में। तो ये है पूरी कहानी, न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं, हम लोग अपने एक पुराने वाले इस पे चले जाएं, स्लाइड पे। ये जो हमारा स्लाइड था, जापान के एक्सीडेंट के बारे में मेरा यह कहना है कि जापान में एक्सीडेंट हो सकता था, हुआ नहीं था। डन। तो अगर आप ये देखें तो ये है न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन। यूरेनियम 92 235 जिसका मास है, उसको एक न्यूट्रॉन से हिट करके आप बेरियम क्रिप्टन बनाते हो। 3 न्यूट्रॉन रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां पे फ्यूल क्या है आपका? यहां पे आपका फ्यूल है यूरेनियम। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप? 235 आइसोटोप। एक फिजाइल मटेरियल है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो अब हम लोग थोड़ी बात करने जा रहे हैं यूरेनियम की, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़ी यूरेनियम की। यूरेनियम की बात इसलिए क्योंकि यूरेनियम का जो 235 है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल आइसोटोप है, बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल आइसोटोप है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि इंडिया ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को, एक मिनट रुक जाइएगा, इंडिया ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को कैसे डिजाइन किया, इंडिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे डिजाइन किया, वो अब हम थोड़ा समझते हैं। क्योंकि इंडिया में यूरेनियम का सप्लाई थोड़ा सा कम है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारत का 3 चरणों का कार्यक्रम। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की जो रूपरेखा थी वो होमी जहांगीर भाभा ने 1950 के दशक में ही तैयार कर ली थी। आप सोच के देखो कितनी रिमार्केबल बात है कि डॉक्टर भाभा 1950 के दशक में ये देख सकते थे
कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम की रूपरेखा क्या होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में यूरेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। उस समय ग्लोबल यूरेनियम की भी मात्रा बहुत क्लियर नहीं थी कि दुनिया में किन किन कंट्रीज के पास यूरेनियम के अच्छे रिसोर्सेज हैं, और यह भी क्लियर नहीं था क्योंकि दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बस अभी निकला ही था और इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी चीजें शिफ्ट हो रही थी। तो ये पता नहीं था कि कितने कंट्रीज यूरेनियम हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, और अगर करेंगे भी तो कब तक करेंगे और किन कंडीशंस के साथ करेंगे, ये बिल्कुल क्लियर नहीं था। तो एक तरफ डॉक्टर भाभा के सामने ये क्लियर था कि इंडिया को कोयले के अलावा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा, और उस समय इंडिया के पास एनर्जी के 3 ऑप्शंस थे। पहला कोयला, दूसरा न्यूक्लियर, तीसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक। ये क्लियर था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसके लिए फॉरेन कोलैबोरेशन की जरूरत थी। इंडिया ने जिसके जिसके साथ फॉरेन कोलैबोरेशन संभव था, इंडिया ने किया। फॉर एग्जांपल, इंडिया का जो पहला जो 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट बना, जो रिएक्टर बने, वो अमेरिका के सहयोग से बने। अमेरिका के सहयोग से महाराष्ट्र के तारापुर के रिएक्टर्स बने, जो कि इंडिया के पहले 2 रिएक्टर थे। इसी तरह से अगर हम देखें तो राजस्थान में रावत भाटा के जो पहला रिएक्टर था, वो पहला रिएक्टर कनाडा के सहयोग से बना। रूस के सहयोग से कुछ रिएक्टर्स का निर्माण हुआ। यहां तक कि जो इंडिया का लेटेस्ट है कुडनकुलम वाला, हजार मेगावाट के 2 रिएक्टर बने, मतलब 1-1 गीगावाट के 2 रिएक्टर बने, और ये दोनों रिएक्टर भी रशिया के सहयोग से बने हैं। तो जिनके जिनके साथ हमें टेक्नोलॉजिकल सहयोग मिलने की उम्मीद थी और जिनके पास टेक्नोलॉजी मैच्योर थी, उनके साथ हमने सहयोग किया, और जिनके साथ भी हमने टेक्नोलॉजी के लेवल पे सहयोग की, उनके साथ उस रिएक्टर के लिए कम से कम यूरेनियम के सप्लाई का भी अग्रीमेंट किया कि ये रिएक्टर जो आपके सहयोग से बन रहा है, तो इस रिएक्टर के संचालन के लिए जो यूरेनियम की जरूरत होगी, वो यूरेनियम भी आप हमें सप्लाई करेंगे एटलीस्ट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। और ये अरेंजमेंट काफी अच्छा चलता रहा, आज भी चल रहा है। लेकिन ये एक परमानेंट अरेंजमेंट नहीं हो सकता। एक वक्त आएगा जब ग्लोबली यूरेनियम का स्टॉक लिमिटेड हो जाएगा, और अगर ग्लोबली यूरेनियम का स्टॉक लिमिटेड हो जाएगा, फिर कोई कंट्री किसी और को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहेगा। इन दैट केस फिर आप अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को कैसे चलाएंगे? तो डॉक्टर भाभा को 3 स्टेजेस दिख रहे थे, और उसके पहले यह समझना जरूरी है कि यूरेनियम नेचर में किस फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो पहले हम एक बैकग्राउंड देखते हैं इंडिया के 3 चरणों के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की। ये हमारे न्यूक्लियर एनर्जी का लास्ट पार्ट है, तो अभी हम लोग पहले बैकग्राउंड देखेंगे। ये सब आप मेरे साथ लिखते जाएं। यूरेनियम का भारत में सीमित भंडार, लिमिटेड यूरेनियम रिजर्व्स इन इंडिया। दूसरी तरफ थोरियम का भारत में विश्व का सबसे बड़ा भंडार। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ थोरियम इन इंडिया। ये 2 चीजें बड़ी वेल सेटल्ड थी, और जो तीसरी बात थी वो ये थी
अंतरराष्ट्रीय स्रोतों की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ इंटरनेशनल सोर्सेज, जो कि मैंने बताया। राइट, तो इंटरनेशनल सोर्सेज की एक अनिश्चितता भी रहती है कि कौन आपको कब तक सप्लाई करेगा। इन 3 चीजों को आप लिख लें पहले। डन। चल, अब एक दूसरा जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यूरेनियम का प्राकृतिक अयस्क। नेचुरल ओर ऑफ यूरेनियम, इसको हम कहते हैं UO2, मतलब कि यूरेनियम डाइऑक्साइड। ये यूरेनियम का प्राकृतिक अयस्क है। ठीक है, अब जो हमारा यूरेनियम डाइऑक्साइड है, इसको हम येलो केक भी कहते हैं। एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ये येलो कलर का और सॉफ्ट सा मटेरियल होता है, जिसमें यूरेनियम होता है लेकिन थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं येलो केक, यूरेनियम डाइऑक्साइड। अब अगर हम यूरेनियम डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें होता है 99.3% यूरेनियम 238 और 0.7% होता है यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 एक ऐसा मटेरियल है जो डायरेक्टली न्यूक्लियर फिजन कर सकता है। अभी जो हमने पीछे रिएक्शन देखा था वो यूरेनियम 235 का ही रिएक्शन था, लेकिन हमारा जो यूरेनियम 238 है ये फिजन रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, लेकिन यूरेनियम 238 को कन्वर्ट किया जा सकता है प्लूटोनियम 239 में। और अगर ये प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाए तो वो हमारा एक फिजाइल मटेरियल हो सकता है, लेकिन बाय इटसेल्फ यूरेनियम 238 फिजाइल मटेरियल नहीं है। तो ये क्या है? ये फिजाइल है। और ये क्या है? ये फिलहाल नॉन फिजाइल है, बट इट कैन मेक प्लूटोनियम 239 जो कि है फिजाइल मटेरियल। और चूंकि अब क्या है कि हमारा जो यूरेनियम 238 है, जो कि एक
फिजाइल मटेरियल बना सकता है, लेकिन अभी ये खुद फिजाइल नहीं है। इसको हम कहते हैं, एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं फर्टाइल मटेरियल, ठीक है ना। तो एक जो डायरेक्टली फिजाइल है और जो दूसरा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, फर्टाइल मटेरियल की। ये फिजाइल है, ये डायरेक्टली न्यूक्लियर विखंडन के थ्रू जाएगा, और ये फर्टाइल है जिससे कि कुछ नया हम फिजाइल मटेरियल बना सकते हैं। फिजाइल, राहुल पूछ रहे हैं कि फिजाइल क्या होता है। राहुल, फिजाइल का मतलब होता है कि फिजाइल इज समथिंग दैट कैन गो थ्रू न्यूक्लियर फिजन, जिसका नाभिकीय विखंडन डायरेक्टली हो सकता है, उसको हम कहते हैं फिजाइल। ठीक है, चल अब हम आते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट पे। इस बार के प्रीलिम का एक क्वेश्चन देखना, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब होता है increasing the amount of uranium-235 by ore refinement. अयस्क प्रसंस्करण के द्वारा यूरेनियम 235 का अनुपात बढ़ाना। अब देखो, नेचुरल में कितना होता है? नेचुरल में होता है 0.7%। फॉर पावर जनरेशन अप टू अबाउट 5%, और फॉर वेपन डेवलपमेंट, परमाणु अस्त्र बनाने के लिए 20% प्लस। और ये 20% प्लस का मतलब है इट कैन गो अप टू 80%, हालांकि उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन एनीथिंग अबव 20% का मतलब है कि आप यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है, यूरेनियम को जो यूरेनियम 235 का जो अनुपात आप बढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वेपन के लिए बढ़ा रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए अप टू 5% काफी होता है। मोस्टली 4% पे आपका पावर प्लांट बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन अगर आप 5% से ज्यादा यूरेनियम को एनरिच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके इरादे ही अच्छे नहीं हैं। अगर आपके इरादे अच्छे होते तो आपको 4-5% से ज्यादा यूरेनियम के एनरिचमेंट की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। चलो आप लोग ये लिख लो पहले। चलो डन। ओके,
इंडिया का क्या अप्रोच था? ये तो यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो गई। अच्छा, एक सवाल था, राइट, और वो सवाल ये था कि इंडिया जब यूरेनियम 235 की दिक्कत है तो इंडिया प्लूटोनियम 235 क्यों नहीं इंपोर्ट करता? रशिया के पास प्लूटोनियम का बहुत बड़ा भंडार है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्लूटोनियम इज अ मैन मेड एलिमेंट। नेचर में प्लूटोनियम के सिर्फ ट्रेस अमाउंट्स पाए जाते हैं, राइट? सो प्लूटोनियम हमेशा ही मैन मेड एलिमेंट है। अब चलो, लेट अस सी। भारत का अप्रोच क्या रहा? प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। पहला तो ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पर निर्भर था। 19 आउट ऑफ 23 रिएक्टर्स कौन वाले रिएक्टर हैं? प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, PHWR हैं। कितने? 23 में से 19। बस तारापुर के पहले दो और कुडनकुलम का लेटेस्ट दो, ये दो को छोड़ करके 19 रिएक्टर हमारे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हैं, जिसमें हेवी वाटर का इस्तेमाल कूलेंट के रूप में भी किया जाता है। कूलेंट का मतलब क्या हुआ? कूलेंट जो कि न्यूक्लियर फ्यूल रॉड की हीट लेता है और खुद गर्म होता है, दैट इज कूलेंट। और हेवी वाटर ही मॉडरेटर का काम करता है। मॉडरेटर का काम होता है अधिक एनर्जी के साथ रिलीज हुए न्यूट्रॉन को मंद करना। पर एक जो खासियत होती है इसकी, वो ये होती है, एक जो इसकी खासियत होती है ये होती है कि ये नॉर्मल यूरेनियम डाइऑक्साइड को एज अ फ्यूल लेता है, ना कि प्रसंस्करित यूरेनियम को। प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर क्या है? मैंने लिखा ना कि सबसे पहली खासियत क्या है कि हेवी वाटर को एज कूलेंट और एज मॉडरेटर लेता है। इसके पहले कि आप मुझसे पूछते मॉडरेटर क्या है, मैंने पहले ही बोल दिया कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो हमारा न्यूट्रॉन निकलता है, 3 न्यूट्रॉन, ठीक है, वो 3 न्यूट्रॉन को मंद करना होता है, 2 को बिल्कुल मंद, 1 को मॉडरेटली, जो कि अगले रिएक्शन में यूज हो सके। तो उसको मंद करने के लिए भी हेवी वाटर ही इस्तेमाल में आता है। ज्योति कह रही है कि कूलेंट एक बार फिर से बता दीजिए। अरे, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो पानी होता है, जो न्यूक्लियर फ्यूल रॉड से जो हीट निकलती है उसको एब्जॉर्ब करता है, उस हीट को जो एब्जॉर्ब करता है वो कूलेंट हो गया।
बहुत सारे रिएक्टर में नॉर्मल वाटर होता है, इंडिया वाले में हेवी वाटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक और खास बात क्या है कि ये नेचुरल यूरेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। ठीक है, इसकी दो खास बातें हैं। पहली खास बात है कि ये हेवी वाटर को एज कूलेंट और एज मॉडरेटर दोनों ही यूज करता है, और दूसरी बात क्या है कि ये नेचुरल यूरेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। अब हम आ जाते हैं 3 चरणों के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के बारे में। सामने लिखा हुआ है नसरीन परवीन, PWHR का फुल फॉर्म क्या है? PHWR यहां लिखा है, उसके पहले मैंने क्या लिखा था? चलो, भारत के 3 स्टेजेस। स्टेज 1 इज प्राकृतिक यूरेनियम पर आधारित, स्टेज 2 प्लूटोनियम 239 पर आधारित, और स्टेज 3 थोरियम 232 से प्राप्त यूरेनियम 233 पर आधारित। ये लिख लो, अभी ये समझ में नहीं आएगा, समझाने के लिए अगले 15 मिनट का टाइम लगेगा, और ये समझ करके उसके बाद क्लास कंप्लीट ही हो जाएगी। ये हो गया। चलो एक कॉन्सेप्ट और समझ जाओ, बस कॉन्सेप्ट आज लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ ही लो इसको, जिससे पता चलेगा कि प्लूटोनियम 239 कैसे आएगा और यूरेनियम 233 कैसे आएगा। कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। भयंकर नाम है, समझने की कोशिश करते हैं। यह है हमारा यूरेनियम 238, जिसको हम कहते हैं फर्टाइल यूरेनियम। फिजाइल नहीं है, फर्टाइल है। इसकी एटॉमिक नंबर क्या है, मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है? प्रोटॉन की संख्या है 92, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 146। 238 माइनस 92, मतलब बाकी जो मास है वो कहां से आया है?
न्यूट्रॉन से आया है, ठीक है। तो यहां पे इसको थोड़ा सा, नहीं इसके नीचे लिख देते हैं, प्रोटॉन 92, न्यूट्रॉन 146। अब इसको एक न्यूट्रॉन का प्रहार मिला, लेकिन ये टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? फिजाइल नहीं है ना। हमने क्या सीखा था? फिजाइल एक प्रोटॉन के प्रहार से टूट जाएगा। यूरेनियम 235 अभी टूट गया होता क्रिप्टन और बेरियम में, लेकिन ये नहीं टूट रहा, ठीक है। ये उस प्रोटॉन को कर लेगा एब्जॉर्ब, और ये बन गया यूरेनियम 239। यूरेनियम 239। प्रोटॉन की संख्या वही रही, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या इज 92, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अब हो गई 147। 146 थी, एक न्यूट्रॉन इसने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद ना इसके न्यूक्लियस में थोड़ी अस्थिरता आ गई है। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके इसके न्यूक्लियस में थोड़ी सी अस्थिरता सी आ गई है अब ये, ठीक है। अब ये क्या करने जा रहा है कि इसका जो प्रोटॉन है, ठीक है, इसका जो न्यूट्रॉन है ना, एक न्यूट्रॉन अब ब्रेक करेगा। ये कॉन्सेप्ट शायद स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, तो अब सुन लो। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है, मास 1 माना जाता है, लेकिन प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा मास होता है। अगर स्कूल के दिनों से ये कॉन्सेप्ट याद है तो याद करो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास हम व्यवहारिक रूप से 1 मानते हैं, लेकिन एक्चुअली न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है। कितने लोगों को यह बात याद आ रही है? याद है? जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं, न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है। ये 146 कैसे, 147 कैसे, कैसी बातें कर रहे हो? मास में से प्रोटॉन का नंबर माइनस कर लो ना, देखो कि कितना मिलता है तुम्हें। पहले मेरी बात आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तो अब क्या होगा इस स्टेज पे कि एक न्यूट्रॉन जो है, मतलब 239 माइनस 92 इज इक्वल टू 147 न्यूट्रॉन। अब एक न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक हो जाएगा। न्यूट्रॉन क्या ब्रेक हो सकता है? होता है। और जब न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो उससे बनता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं बीटा डीके। तो अब जो अगला होने जा रहा है वो होने जा रहा है बीटा डीके। बीटा डीके में न्यूट्रॉन जो है ना ब्रेक होता है। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 0। क्यों है 0? क्योंकि प्रोटॉन नहीं है ना, न्यूट्रॉन है। मास कितना होता है? 1 होता है। इससे क्या निकला? एक प्रोटॉन निकला। प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1, क्योंकि प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर काउंट होता है। मास कितना हुआ? 1 हुआ। व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रोटॉन का मास 1 ही लेते हैं, जबकि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा है। और प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। इलेक्ट्रॉन अब निकल गया। तो अगर एक बीटा डीके होगा तो क्या होगा? क्या होते हुए देख रहे हो आप? एक बीटा डीके होता है तो न्यूट्रॉन का नंबर 1 कम हो जाएगा। बीटा डीके होगा तो न्यूट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन का नंबर 1 बढ़ जाएगा। गौर से देखो। तो ये देखो अब क्या होगा कि अब ये हो गया है नेपच्यूनियम, ठीक है। अब ये हो गया है नेपच्यूनियम, दैट इज एनपी। अब आप खुद मुझे बताओ कि एक बीटा डीके के बाद, जो कि बीटा डीके का ये समीकरण है, तो नेपच्यूनियम में आपको क्या लगता है कितने प्रोटॉन होंगे नेपच्यूनियम में? प्रोटॉन की संख्या क्या होगी और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी?
प्रोटॉन की संख्या क्या और न्यूट्रॉन की संख्या क्या? प्रोटॉन की संख्या 93, बिल्कुल। क्यों 93 होगी? क्योंकि एक न्यूट्रॉन ब्रेक किया है ना, बीटा डीके हमेशा न्यूट्रॉन का होता है, तो बीटा डीके में एक न्यूट्रॉन से बना एक प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन की वजह से अब इसका नंबर हो गया 93। प्रोटॉन का नंबर है 93, इसलिए एटॉमिक नंबर भी हो गया है 93। और जब भी एटॉमिक नंबर बदलता है तो एलिमेंट बदल जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से आपकी पीरियोडिक टेबल की पोजीशन डिसाइड होती है, और एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ योर क्या? प्रोटॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन एक कम हो गया, क्योंकि एक न्यूट्रॉन जो 147 था, अब एक न्यूट्रॉन का बीटा डीके हो गया, तो न्यूट्रॉन कितना हुआ? 146। तो दोनों को टोटल कर लो। पहले प्रोटॉन 92 था, न्यूट्रॉन 147 था। अब प्रोटॉन 93 हो गया, एक बढ़ गया और न्यूट्रॉन एक कम हो गया। इसका मतलब क्या है? मास इज गोइंग टू रिमेन द सेम। देख रहे हो, मास सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास हम 1 मान के चलते हैं, हालांकि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा है। अब नेपच्यूनियम में, लास्ट स्टेप में, नेपच्यूनियम में एक ऐसा और बीटा डीके होगा। अब बना आपका 94 प्लूटोनियम 239। अब यहां पे क्या है? प्रोटॉन इज 94 और न्यूट्रॉन कितना हो गया? 145। और बना क्या? प्लूटोनियम 239। तो इस तरह से यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 बना, और प्लूटोनियम 239 जो है वो है एक फिजाइल मटेरियल, और ये क्या था? फर्टाइल मटेरियल था। तो फर्टाइल से क्या बना? फिजाइल बन गया। बस इतना समझ लो, एक बार और एक्सप्लेन कर देते, मैं किसी से सुनना नहीं चाहता कि ये थोड़ा टफ है। कृष्णा करें, व्हाट इज मेंट बाय फर्टाइल? फर्टाइल का मतलब है कि जो उर्वर है। उर्वर का मतलब क्या? जो किसी और को जन्म देगा। तो ये 239 जो है, 238 यूरेनियम अंततः एक फिजाइल मटेरियल को जन्म देता है, इसलिए ये है फर्टाइल मटेरियल। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? हमारा यूरेनियम 238 एक न्यूट्रॉन लेता है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, यूरेनियम 239 हो गया। अभी इसके प्रोटॉन का नंबर सेम है, लेकिन अब क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन का बीटा डीके होता है, जिसमें एक प्रोटॉन रिलीज हुआ और एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एस्केप कर गया, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रह गया। प्रोटॉन न्यूक्लियस में रह गया तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, तो इसलिए 93 हो गया। लेकिन एक न्यूट्रॉन कम हो गया, इसलिए अब देखोगे कि ये 146 हो गया। टोटल नंबर वही है, मास वही है। उसके बाद एक और बीटा डीके हुआ, फिर ये 94 हो गया। 94 पीरियोडिक टेबल में प्लूटोनियम की जगह है, और उसके बाद क्या बना? 239 मास ही रहा। अब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन 145 हो गया और प्रोटॉन 94 हो गया। इस तरह से अब प्लूटोनियम 239 हासिल करते हैं। अब देखो कि हमने अपने 3 फेज का कैसे प्रोग्राम डिजाइन किया है। फेज 1 नेचुरल यूरेनियम ऑक्साइड पर आधारित। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? यूरेनियम 235 बतौर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हुआ, और यूरेनियम 238 से बना क्या? अभी अभी हमने क्या सीखा? प्लूटोनियम 239। इसका भंडारण होता है किसके लिए? अगले स्टेज के लिए।
इसका स्टोरेज कर लिया आपने अगले स्टेज के लिए। अगले स्टेज का न्यूक्लियर फ्यूल क्या है? प्लूटोनियम 239 अब न्यूक्लियर फ्यूल है। कैसे बना लिया? पहले स्टेज में ही बना लिया, क्योंकि हम नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरल यूरेनियम में 235 जो है वो फ्यूल है, और 238 जो है वो अगले चरण के लिए हमारा फ्यूल तैयार होता है। अब सेकंड स्टेज में आओ, इसको आप लोग लिखो पहले। प्लूटोनियम 239 इज मैन मेड। अरे प्लूटोनियम पूरा का पूरा ही मैन मेड है, चाहे उसका कोई भी आइसोटोप उठा लो। प्लूटोनियम नेचर में एकदम ट्रेस में अब पाया गया है, वो भी अब पाया गया है। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट। फेज 2 में हमारा प्लूटोनियम 239 फ्यूल है। फेज 2, प्लूटोनियम 239 फ्यूल। तो अब करते क्या है हम लोग प्लूटोनियम 239 फ्यूल में, कि ये हमारा है फ्यूल रॉड। ठीक है, यह है हमारा फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड के बाहर एक हम चादर टाइप की बनाते हैं। ये फ्यूल रॉड के बाहर एक ब्लैंकेट बना दिया। ये किस चीज का ब्लैंकेट है? यूरेनियम 238 का। इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है यूरेनियम 238 की, वो तो नेचर में 99.3% पाया जाता है, तो इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोर हमने क्या रखा है फ्यूल रॉड का? फ्यूल रॉड का कोर रखा है प्लूटोनियम 239। ये हमारा मेन फ्यूल है। और अब इसके बाहर आप क्या लगाओगे? एक और ब्लैंकेट लगाओगे। इसको एक्चुअली ब्लैंकेट कहते हैं, ठीक है ना। ये देखो एक हरे रंग का ब्लैंकेट लगा दिया मैंने। हरे रंग का जो ब्लैंकेट है वो है थोरियम। थोरियम 232। तो इससे क्या होता है अब देखते जाओ, इससे क्या होगा। प्लूटोनियम 239 का फ्यूल है, ब्लैंकेट। फ्यूल रॉड के बाहर दो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट 1 यूरेनियम 238, और ब्लैंकेट 2 है थोरियम 232। यूरेनियम 238 का क्या बनाओगे आप? प्लूटोनियम 239 बनाओगे। आपको भी पता है कि इस रिएक्शन में जब प्लूटोनियम ब्रेक करेगा न्यूट्रॉन निकलेगा। वो न्यूट्रॉन से यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 बनने में कोई कष्ट नहीं होगी। और थोरियम 232 से वैसे ही ट्रांसम्यूटेशन से आप यूरेनियम 233 बनाते हो। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दोनों ही ब्लैंकेट फर्टाइल हैं। याद रखना, थोरियम जो है वो फिजाइल नहीं है। थोरियम फिजाइल नहीं है, थोरियम फिजाइल नहीं है, थोरियम फिजाइल नहीं है। लेकिन थोरियम क्या है? फर्टाइल है। तो क्या थोरियम का इस्तेमाल डायरेक्टली रिएक्टर में हो सकता है? भूल के भी नहीं, कोई काम नहीं करेगा। लेकिन थोरियम से आप यूरेनियम 233 बना सकते हो, जो कि है फिजाइल। कैसे बनाया? दो ब्लैंकेट बनाए हमने, और दो ब्लैंकेट में एक ब्लैंकेट से प्लूटोनियम 239 बनाया, और जो बाहर वाला ब्लैंकेट था उससे यूरेनियम 233 बनाया। यूरेनियम 233 जो है अब स्टेज 3 के लिए इसका आप स्टोरेज करोगे, स्टेज 3 के लिए भंडारण करोगे, ठीक है। और ये स्टेज 2 में ही इस्तेमाल हो जाएगा। अब देखो कि ये एक अनूठा रिएक्टर है जो फ्यूल को कंज्यूम भी कर रहा है, प्लूटोनियम 239 को, और फ्यूल को बना भी रहा है। यूरेनियम 238 को ट्रांसम्यूटेट करके अपना फ्यूल खुद बना रहा है। देख रहे हो कि फ्यूल को कंज्यूम भी कर रहा है और फ्यूल बना भी रहा है, यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करके
अपने लिए प्लूटोनियम 239 बना रहा है। तो इस तरह के रिएक्टर को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर। क्यों ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं? क्योंकि ये फ्यूल को ब्रीड कर रहा है, ये फ्यूल को बना रहा है। ये क्लियर हुआ? कि एक बार और बस बता रहे हैं, ठीक है? ये हमारा फ्यूल रॉड है। फ्यूल रॉड के बाहर एक चादर लगा दी, और वो चादर था किसका? यूरेनियम 238 का। और उसके बाहर एक चादर लगा दी थोरियम 232 की। थोरियम का इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। अब क्या होगा कि यूरेनियम 238 जो पहला ब्लैंकेट है, उससे प्लूटोनियम 239 बना, जो कि फ्यूल है। ये स्टेज किस चीज पे चल रहा है? प्लूटोनियम 239 पे चल रहा है। प्लूटोनियम 239 पहले कहां से आया? स्टेज 1 से आया। और उसके बाद ब्लैंकेट 2, जो बाहर वाला ब्लैंकेट है, वो थोरियम 232 का है, जिससे कि यूरेनियम 233 बना। और यूरेनियम 233 वाले रिएक्टर अगले स्टेज में हम बिल्ड करेंगे। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे। स्टेज 3 यूरेनियम 233 पर आधारित। कहां से आया ये 233? पिछले स्टेज में हम 233 बना रहे थे। तब यहां पर जो हमारा फ्यूल रॉड है, ये क्या चीज है? किस चीज का बना हुआ है फ्यूल रॉड? ये फ्यूल रॉड बना हुआ है यूरेनियम 233 का। और इसके बाहर जो हमने चादर बनाई, ये चादर बनाई है हमने थोरियम 232 का। तो अब क्या होगा? यहां पे यूरेनियम 233 फ्यूल है, और जो हमारा ब्लैंकेट है थोरियम 232 का, ये बनाता है यूरेनियम 233, जो कि इसी स्टेज का फ्यूल है। ठीक है, इसी स्टेज का फ्यूल है, और इसको हम कहते हैं फास्ट ब्रीडर। फास्ट ब्रीडर क्यों कहते हैं? फास्ट ब्रीडर इसलिए कहते हैं कि यहां पे न्यूट्रॉन को स्लो करने की भी जरूरत नहीं है। करेक्ट। बस अब क्लास का समापन। एक चीज देख लो, ये नोट्स में रहेगा आपके, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। बस आप लोग बस 1 सेकंड रुक जाइएगा। ये हमारे कंट्री के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। काइगा कर्नाटक में 4 रिएक्टर हैं, चारों के चारों प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हैं। काकरापार गुजरात में 3 रिएक्टर हैं, तीनों के तीनों प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हैं। नरोड़ा उत्तर प्रदेश में 2 रिएक्टर हैं, दोनों के दोनों प्रेशराइज्ड हेवी वाटर हैं। रावत भाटा राजस्थान में 6 रिएक्टर हैं, 6 के 6 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर हैं। कलपक्कम तमिलनाडु में 2 रिएक्टर हैं, दोनों ही प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हैं। कुडनकुलम तमिलनाडु जो आपका लेटेस्ट है, वो रूस के सहयोग से एक नए तरीके का रिएक्टर जिसको VVER कहते हैं। ठीक है, और तारापुर में 4 रिएक्टर हैं। तो 4 में जो पहले 2 हैं वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, बाद वाले 2 जो हैं
प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर हैं। तो टोटल 23 रिएक्टर हैं और 23 रिएक्टर में से ये 2 बॉइलिंग वाटर है और ये 2 VVER है, तो इनको माइनस कर दो तो 19 आउट ऑफ 23 रिएक्टर्स आर व्हाट? प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। और 3 स्टेज का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम हम लोग परसू कर रहे हैं। आज भी अगर हम देखें तो हमारा टोटल आउटपुट 7 गीगावाट से कम है। न्यूक्लियर पावर के कैपेसिटी को एक्सपैंड करने की योजना है, लेकिन उतनी अग्रेसिव योजना नहीं है जितनी अग्रेसिव योजना हमारे कंट्री में रिन्यूएबल्स को लेकर के है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट को एस्टेब्लिश करने का कॉस्ट होता है, टेक्निकल जटिलताएं हैं वगैरह। तो इसलिए हम लोग उस पर थोड़ा कम रिलाई करके आज की डेट में रिन्यूएबल्स पे ज्यादा रिलाई करते हैं। आज मैं एनर्जी सेक्टर का PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों का शेयर करूंगा और आज जो भी बोर्ड पे लिखा है वो एक्सपोर्ट करूंगा। एनर्जी का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है आप लोगों का। गुड बाय एवरीवन, अब कल मिलेंगे।